नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इग्नू एमए हिंदी पाठ्यक्रम के तहत MHD 2 ब्लॉक 1 इकाई 2 हम आपके सामने लाए हैं, जिसका शीर्षक है मैथिली शरण गुप्त का काव्य राष्ट्रीय जागरण, नवजागरण और नारी चेतना के संदर्भ में। यहाँ पे हम इकाई की रूपरेखा के रूप में उद्देश्य, प्रस्तावना, गुप्त जी के काव्य के मूल स्वर, जिसमें राष्ट्रीय नवजागरण, किसान जीवन, नारी भावना, उसके बाद हिंदी काव्य जगत में मैथिली शरण गुप्त का योगदान और अंत में सारांश देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। नवजागरण मूलक खंड की यह दूसरी इकाई है। इस इकाई का अध्ययन करने के बाद आप मैथिली शरण गुप्त के काव्य की प्रमुख विशेषताएं जान सकेंगे। राष्ट्रीय नवजागरण में गुप्त जी के योगदान को रेखांकित कर सकेंगे। गुप्त जी की नारी भावना को समझ सकेंगे। गुप्त जी से मतलब है कि मैथिली शरण गुप्त। प्रस्तावना देखते हैं। इससे पूर्व की इकाई में आपने भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य का अध्ययन किया। प्रस्तुत इकाई में आपने नहीं किया है तो जाके जरूर कीजिएगा, आपको वहाँ पे मिलेगा, प्लेलिस्ट में वह मिल जाएगा। प्रस्तुत इकाई में आप द्विवेदी युग के प्रमुख कवि मैथिली शरण गुप्त, जिनका कि जन्म 1886, मृत्यु 1964 के काव्य का अध्ययन करेंगे। द्विवेदी युग का नामकरण सरस्वती पत्रिका 1901 के संपादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ है, क्योंकि द्विवेदी जी अपने समय की प्रातिनिधिक साहित्यिक प्रवृत्तियों को पहचानने, परखने और उन्हें एक सही दिशा की ओर प्रवृत्त करवाने में सरस्वती पत्रिका के माध्यम से अग्रणी भूमिका निभाते रहे हैं। पिछली इकाई में आपने पढ़ा था कि भारतेंदु हरिश्चंद्र और भारतेंदु मंडल के कवि एक ओर तो साहित्य की रीतिवादी परंपरा से छुटकारा पाने की छटपटाहट से व्याकुल रहे हैं और दूसरी ओर बदलती राजनीतिक सामाजिक स्थितियों को साहित्य का बृहत्तर विषय बनाने की ओर भी अग्रसर रहे हैं। द्विवेदी युग तक आते आते साहित्य और समाज का यह द्वंद्व तीव्रतर होता दिखाई पड़ता है। राष्ट्रीय नवजागरण और राष्ट्रीय आंदोलन के आलोक में साहित्य नख सिख वर्णन वाली रीतिवादी परंपरा से स्वयं को काफ़ी हद तक मुक्त कर लेता है। यथार्थ की बदली हुई परिस्थितियों में भाषा, विषय और कहने का ढंग, इन तीनों में नए रूप और नए विषय की तलाश द्विवेदी युग की मुख्य विशेषता रही है। गद्य की भाषा तो 19वीं सदी में ही खड़ी बोली के रूप में अपने पांव जमा चुकी थी। अब पद्य की भाषा खड़ी बोली बोलचाल की भाषा हो, इसका प्रयास द्विवेदी युग में होता दिखाई पड़ता है। साहित्य को जांचने, परखने और सराहने की दृष्टि से भी समय और समाज की जरूरतों की कसौटी पर कसी जाने लगी है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में हुई थी और गुप्त जी का जन्म 1886 में हुआ था। घर के वैष्णवी संस्कारों और निजी जीवन के अनुभवों के अलावा उनके काव्य व्यक्तित्व को बनाने में तत्कालीन राष्ट्रीय आंदोलन, समाज सुधार आंदोलन का भी मुख्य हाथ रहा है। गुप्त जी 1901 से स्वाधीनता प्राप्ति के बाद तक लिखते रहे। हिंदी में उर्दू, संस्कृत, बांग्ला से अनुवाद कार्य भी उन्होंने किया। उनकी रचनाओं की सूची लंबी है। आज़ादी के बाद तक वे लेखन में लगे रहे हैं। प्रबंध काव्य, खंड काव्य, गीति काव्य, पद्य, नाटक, रूपक कविताएं इत्यादि काव्य रूप में उन्होंने 50 से अधिक रचनाओं का सृजन किया। 1909 में उनकी प्रथम महत्वपूर्ण रचना रंग में भंग प्रकाशित हुई। अपनी रचना के द्वारा तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए गुप्त जी ने जन जन में राष्ट्रीय चेतना भरने का बृहत्तर कार्य ही नहीं किया, बल्कि समाज में व्याप्त बुराइयों को लक्ष्य बनाकर उन्हें दूर करने का स्वर भी बुलंद किया। भारतीय समाज के रीढ़ किसान का जीवन भी उनकी चिंता का केंद्र बिंदु बना है। गुप्त जी के काव्य में अभिव्यक्त राष्ट्रीय नवजागरण की इन्हीं मुख्य चिंताओं पर हम इस इकाई में देखेंगे। पहला पॉइंट देखिए क्या है। पहला पॉइंट कि गुप्त जी के काव्य के मूल स्वर, जिसमें राष्ट्रीय नवजागरण का नाम आता है। राष्ट्रीय नवजागरण देखते हैं 1903 या 1904 के आसपास मैथिली शरण गुप्त आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आए थे। इसके बाद ही वे काव्य की पारंपरिक ब्रजभाषा और रीतिवादी काव्य परंपरा से मुक्त हुए और साहित्य और समाज के नए रिश्तों की पहचान की उनकी यात्रा आरंभ हुई। इसमें सरस्वती पत्रिका ने अपने जनतांत्रिक विचारधाराओं वाले निबंधों, आलेखों के द्वारा न केवल गुप्त जी का अपितु द्विवेदी युग के अन्य तमाम कवि लेखकों का भी मार्गदर्शन किया। द्विवेदी जी के साथ गुप्त जी का संबंध गुरु शिष्य का था। गुरु जी को काव्य संस्कार द्विवेदी जी से जितने प्राप्त हुए उतने किसी और से नहीं। द्विवेदी जी के कारण और आसपास के जनजीवन के माहौल के कारण भी गुप्त जी के एक सजग कवि के रूप में अपनी कविता को देश और जनजीवन के साथ जोड़कर विकसित करने के स्वप्न को पूरा करने का कोशिश करते हैं। शुरू की उनकी कविताएं, जो अधिकांशतः सरस्वती में ही प्रकाशित हुई, एक प्रकार से उनके काव्य संस्कारों को पुख्ता करने में सहायक भूमिका के रूप में दिखाई पड़ती है।
ब्रज छोड़कर खड़ी बोली में आना, कविता को तराश माँच कर पूरा करना, विभिन्न विषयों का चयन आदि ये सब बातें उन्होंने द्विवेदी जी एवं सरस्वती के सानिध्य में ही सीखी। इन्हीं दिनों द्विवेदी जी सरस्वती में चित्रों के नीचे छापने के लिए एकाध पंक्तियाँ लिखने का भी गुप्त जी को आदेश देते हैं, जिसे वे तुरंत पूरा कर देते। कभी कभी एक चित्र पर पूरी कविता ही लिख डालते हैं। सरस्वती में छपने वाले ये चित्र महाभारत के प्रसंगों, जिसमें उत्तरा से अभिमन्यु की विदाई, द्रौपदी दुकुल, कीचक की निजता, कुंती और कर्ण, शकुंतला को दुर्वासा का श्राप इत्यादि सब था। इनके साथ गुप्त जी द्वारा लिखित काव्य पंक्तियाँ छपी रहती थी। इन्हीं प्रयासों में कहीं गुप्त जी को जयद्रथ वध, भारत भारती आदि लिखने की प्रेरणा मिली। 1909 में उनका प्रथम काव्य रंग में भंग प्रकाशित हुआ, जिसमें उनकी राष्ट्रीय भावना की अभिव्यक्ति मिलती है। राष्ट्रीय चेतना की यह परंपरा गुप्त जी को भारतेंदु युग से मिली, किंतु भारतेंदु युग की राष्ट्रीय चेतना और गुप्त जी की राष्ट्रीय चेतना में अंतर है, परिस्थितियों में अंतर है। गुप्त जी के समय अंग्रेजों का चरित्र पूरी तरह खुलकर सामने आ गया। उनसे सामना करने के लिए राजनीतिक स्तर पर कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। राजभक्ति का भारतेंदु युग वाला द्वंद्व यहाँ नहीं था, इसलिए गुप्त जी की कविताओं में राष्ट्रीय नवजागरण के स्वर ज़्यादा विकसित, ज़्यादा उग्र एवं आक्रामक रूप से दिखाई पड़ते हैं। महाभारत के प्रसंगों वाले चित्रों पर कविता पंक्तियाँ लिखते हुए अपने अतीत, अपनी संस्कृति, अपना इतिहास और अपने गौरव का महाभाव उनकी रचनाओं का आधार बन जाता है। राष्ट्रीय नवजागरण के लिए वे अतीत की इसी मिथकी दुनिया को संस्कारों से, सामूहिक स्वप्नों से निकालकर वर्तमान में प्रक्षेपित करते हैं। भारत भारती इसी दृष्टि से उनका बहुत लोकप्रिय एवं चर्चित रचना रही है। खंड काव्य के रूप में इस रचना की प्रेरणा चाहे उन्हें हाल ही के मुसद्दस से मिली, किंतु सन 1912 में प्रकाशित इस रचना में राष्ट्र के प्रति उनकी संवेदना बहुत मुखर होकर सामने आती है। भारत भारती में अतीत, वर्तमान व भविष्य 3 खंड है, जिनमें अतीत खंड में गुप्त जी ने बहुत विस्तार से भारत के अतीत का वर्णन कर देशवासियों को अपने स्वर्णिम इतिहास, जाति पहचान का परिचय देकर उन्हें इज्जत और सम्मान से खड़े होने की प्रेरणा देने का कार्य किया है। मुद्दस और भारत भारती दोनों अपने वर्णित विषय में और उद्देश्य में समान है, किंतु भिन्न देश काल के कारण उनमें निहित दृष्टिकोण और भावना में कुछ मौलिक अंतर भी आ गया है। मुसद्दस भारत भारती से लगभग 35 वर्ष पूर्व लिखी गई थी। इसकी भूमिका में हाली लिखते हैं, जमाने का नया ठाट देकर पुरानी शायरी से दिल भर गया और झूठे ढकोसले बांधने से शर्म आने लगी थी। कौम के एक सच्चे खैरख्वाह ने आकर मलामत की और खैरत दिलाई थी, यानी कि मुंह से बोल लेने वाला जीव होने का दावा करना और खुदा की दी हुई जुबान से कुछ काम न लेना बड़े शर्म की बात है। कौम का यह सच्चा खैर ख्वाह सर सैयद अहमद खां था, जो 1857 की क्रांति की विफलता के बाद मुसलमानों में छाई निराशा, पस्ती, अंग्रेज विरोधी माहौल में मुसलमानों में एक बहुत बड़े सांस्कृतिक आंदोलन की अगुवाई कर रहा था। सर सैयद प्रेरणा पाकर हाली ने अपनी कविता का पूरा स्वर बदला और जाति तथा देश के लिए मंगलकारी उद्देश्यपूर्ण रचनाएं लिखनी शुरू की। मुसद्दस इसी कड़ी की एक रचना है, जिसमें अपने देश और अपनी जाति से ही नहीं बल्कि संसार की समस्त जातियों और देशों से उनका स्वाभाविक प्रेम झलकता है। उनकी उन्नति से ईर्ष्या का नहीं, स्पर्धा का अभाव उनमें जोश भरता है, जोश मारता है। एक स्थान पर वे कहते हैं कि अगर कोई ऐसा ऊंचा टीला हो कि मैं वहाँ से सारी दुनिया नजर आती हो और फिर उस पर एक ज्ञानी चढ़े तो देखेगा, वह क्या देखेगा? वह देखेगा हरसू, यानी हर तरफ हजारों चमनवा, बहुत ताज़ा अगर सूरते बागे रिजर्वा, मतलब स्वर्ग के उद्यान के समान, बहुत से उनसे कमतर पर सर सब्जो खंदा, हरे हरे हंसते हुए, बहुत खुश्क ओ बेतरवावत, मगर हाँ नहीं लाए गो बरगोबार, पत्ते और फल उनके पौधे नजर आते हैं, होनहार और उनके पौधे। इस पूरे बंद के लहजे में संसार की विभिन्न जातियों के हाली का वही प्रेम टपकता है जो एक पुराने माली का अपने उद्यान से होता है। 20वीं सदी के प्रारंभ में मुसद्दस की कमी पूर्ति करते हुए भारत भारती की रचना हुई। जैसा कि इसकी भूमिका गुप्त जी लिखते हैं, यह बात मानी हुई है कि भारत की पूर्व और वर्तमान दशा में भारी अंतर है। अंतर न कहकर इसे वैपरीत्य कहना चाहिए। एक वह समय था कि यह देश विद्या, कला और कौशल सभ्यता में संसार का शिरोमणि था, और यह एक समय है कि इन्हीं बातों का इसमें सोचनीय अभाव हो गया। जो आर्य जाति कभी संसार को शिक्षा देती थी, वही आज पद पद पर पराया मुख दाग रही है। परंतु बड़े खेद की बात है कि हम लोगों के लिए हिंदी में अभी तक इस ढंग की कोई कविता नहीं लिखी गई जिसमें हमारी प्राचीन उन्नति और अर्वाचीन अवनति का वर्णन भी हो और भविष्य के लिए प्रोत्साहन भी। इस अभाव की पूर्ति के लिए जहाँ तक मैं जानता हूँ कोई यथोचित प्रयत्न नहीं किया गया, परंतु देश वत्सल सज्जनों को यह त्रुटि बहुत अधिक खटक रही है।
ऐसे ही महानुभावों में कुर्री सुदौली के अधिपति माननीय श्रीमान राजा रामपाल सिंह जी केसी आई महोदय हैं। कोई 2 वर्ष पूर्व मैंने पूर्वदर्शन नाम की एक तुकबंदी लिखी थी। उस समय चित्त में आया था कि हो सका तो कभी इसे पल्लवित करने की चेष्टा भी करूँगा। इसके कुछ ही दिनों बाद उक्त राजा साहब का एक कृपा पत्र मुझे मिला, जिसमें श्रीमान ने मौलाना हाली के मुसद्दस को लक्ष्य करते हुए एक कविता पुस्तक हिंदुओं के लिए लिखने का मुझसे अनुग्रहपूर्वक अनुरोध किया, और इस अनुरोध को पूरा करते हुए गुप्त जी भारत भारती में अपनी वैष्णवी संस्कारों, प्रगतिशील भावना और वर्ण व्यवस्था के सामाजिक आदर्श की परिकल्पना लेकर उतरते हैं। वे हिंदू समाज में व्याप्त निराशा को दूर करने के लिए प्राचीन आदर्श व्यवस्था की पुनः स्थापना करने का स्वप्न देखते हैं। इस प्रकार मुसद्दस में हाली का सारा ध्यान जहां वर्तमान पर है, वर्तमान को इस प्रकार ठीक किया जाए, अपनी जाति को देश की अन्य प्रगतिशील जातियों के समझ कैसे लाया जाए, इस पर है। वहीं भारत भारती का कवि मूलतः सुधारवादी भावनाओं में रोमांटिक रूप से अतीतानुरागी बनकर सामने आता दिखाई पड़ता है। इसलिए वह चतुर्वर्ण व्यवस्था का समर्थन करता हुआ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों से भी अपने धर्म का पालन करने का उपदेश देता है। शूद्रों उठो, तुम भी, भारत भूमि डूबी जा रही है। योगियों का भी अगम जो व्रत तुम्हारा है वहीं, जो मातृ सेवक हो वहीं शुद्ध, श्रेष्ठ जाता है गिना, कोई बड़ा बनता नहीं लघु और नम्र हुए बिना। एक तरह से गुप्त जी की भारत भारती की रचना के समय जो समझ बनी समाज की, देश की, समाज सुधार की, राष्ट्रीय चेतना की, वह समझ यही थी कि जातिमूलक सुधारों से देश का गौरव वापस लाया जा सकता है। पहले से स्थापित समाज व्यवस्था के अनुरूप आदर्शों को अपनाकर सभी का भला किया जा सकता है। इस प्रकार भारत भारती में गुप्त जी के देश के अतीत का एक स्वर्णिम ढांचा, एक व्यवस्था की जो परिकल्पना करते हैं, जाति एकता की एक पहचान का जो वास्ता देते हैं, आर्य सभ्यता, आर्य जाति का जो गौरवशाली इतिहास बुनते हैं, उसे फुटनोट में दिए उदाहरणों से और पुष्ट करके मानो उस पर तथ्यों की मुहर भी लगाते चलते हैं। नवजागरण के दौर में अतीत से निश्चय ही प्रेरणा ली जाती है। अपने वर्तमान के लिए गुप्त जी प्रेरणा तो लेते हैं, किंतु अतीत को वर्तमान में प्रक्षेपित भी कर देते हैं, और मिली जुली साझी संस्कृति, परंपरा, विरासत, जिसमें विभिन्न वर्णों, वर्गों, धर्मों के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषी समुदाय रहते हैं, उनमें एकता स्थापित करना तत्कालीन राष्ट्रीय आंदोलन की आवश्यकता को गुप्त जी सभी के प्रति संभाव प्रदर्शित करके पूरा करने की कोशिश करते हैं। इसलिए भारत के अतीत का वर्णन करते समय मुसलमानों को जहां वह आक्रमणकारी मानते हैं, गोवध का विरोध करते हैं, औरंगजेब के शासनकाल की निंदा करते हैं, वहीं राष्ट्रीय आंदोलन की ज़रूरत के मुताबिक काबा और करबला भी लिखते हैं और सिख गुरुओं की प्रशंसा भी करते हैं। इन सब के पीछे गुप्त जी की यह समझ काम करती हुई दिखाई पड़ती है कि अतीत में हिंदुओं की एक जाति पहचान थी, आर्य जाति, और एक धर्म था, वैदिक धर्म, जिसे शक आदि हूढ़ मुसलमानों ने आकर नष्ट करने की कोशिश की। फिर अंग्रेजों ने भी आक्रमणकारियों के रूप में आकर यही किया। हालांकि इस समझ से अंग्रेजों को काफ़ी लाभ हुआ, क्योंकि वे तो चाहते थे हिंदू मुस्लिम दोनों कौमें आपस में दुश्मन बन जाए। बावजूद इन सब बातों की यदि भारत भारती इतनी लोकप्रिय हुई और आंदोलन करता था कि इनकी पंक्तियों को गुनगुनाते हुए आगे बढ़ते थे, तो इसलिए कि इसमें अपने युग की कई ऐसी प्रवृत्तियों को प्रेरणा देने की शक्ति थी, जिससे नवयुगों में जोश और आत्मसम्मान की भावना भर जाती थी। देखिए, हे भाइयों सोए बहुत, अब तो उठो जागो, अहो देखो जहाँ अपनी दशा, आलस्य को त्यागो, अहो कुछ पार है क्या क्या, समय के उलट फेर न हो चुके, अब भी सजग होगे न क्या, सर्वस्व तो हो खो चुके। आओ मिले सब देश बांधव, हार बनकर देश के, साधक बने सब प्रेम से, सुख शांति में उद्देश्य के, क्या सांप्रदायिक भेद से है ऐक्य मिट सकता, अहो बनती नहीं क्या एक माला, विविध सुमनों की कहीं। ऐसी पंक्तियां पढ़कर किसके मन में देश प्रेम का ज्वार नहीं उठेगा। गुप्त जी के बारे में हिंदी साहित्य का इतिहास में आचार्य शुक्ल लिखते हैं, गुप्त जी की प्रतिभा की सबसे बड़ी विशेषता है कालानुसरण की क्षमता, अर्थात उत्तरोत्तर बदलती हुई भावनाओं और काव्य प्रणालियों को ग्रहण करते चलने की शक्ति। इसी दृष्टि से हिंदी भाषी जनता के प्रतिनिधि कवि ये निसंदेह कहे जाते हैं। कालानुसरण की क्षमता निश्चय गुप्त जी में थी। देश की वर्तमान स्थिति का बेबाक वर्णन उन्होंने भारत भारती के वर्तमान खंड में किया। गरीबी और अमन, व्यापार, शिक्षा आदि समाज का कोई भी चित्र उनसे छिपा नहीं रहा। 1916 में जब गांधी जी की भारतीय राजनीति में सक्रिय हुए तो वे गांधी जी से भी बहुत प्रभावित हुए। राष्ट्रीयता की नई चेतना, सविनय अवज्ञा आंदोलन की भावना, गांधी के नैतिक राजनीतिक विचार, सत्य और अहिंसा, चरखा और गांधी
गांधीवादी के सभी आदर्श गुप्त जी ने अपनाए, यहाँ तक कि छायावादी कविता के अनुसार प्रगीत भी उन्होंने लिखे, किंतु सारी राष्ट्रीयता, सारा स्वदेश प्रेम, अतीत मुकोपेक्षी, जाति मूलक सुधारवादी राष्ट्रीयता में ही रंगा रहा। भारत भारती से काव्य भावना की जो आधार भूमि कवि की बनी, आने वाली भी सभी रचनाओं की दिशा यहीं से तय हो गई। इस आधार भूमि पर साकेत, यशोधरा, द्वापर, सिद्धराज आदि बहुत सी कृतियाँ आई, सफलता, लोकप्रियता और चर्चा का विषय भी बनी, किंतु सारे नए अनुभव अंतोगत्वा काव्य संस्कार के उसी भावभूमि में निर्मित हुए जिसकी अभी हमने चर्चा की। किसान जीवन के बारे में उन्होंने क्या विचार था, ये देखते हैं। किसान जीवन के यथार्थ को अपवाद स्वरूप गुप्त जी ने बिना अतीत का सहारा लिए ठोस सामाजिक भूमिका पर रखकर निर्मित किया। कहा जा सकता है कि किसान 1915 खंड काव्य के द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन में किसान और किसान के जीवन को वे एक मुख्य प्रश्न बनाकर चिंताओं के केंद्र में लाए। हालांकि इसकी प्रेरणा भी उन्हें 19वीं सदी में ही देश में किसानों की बदतर जीवन स्थिति से ही मिली होगी। जमींदारी प्रथा के चलते किसानों के जीवन की स्थिति इतनी अधिक बिगड़ गई थी कि वे खेत मजदूर बनकर भी रोजी रोटी पूरी नहीं कर पाते थे। इसलिए रोजी रोटी की तलाश में उन्हें घर छोड़कर बाहर निकलना पड़ा और अनेकों किसान शर्त बंद कूली बनाकर भारत से बाहर फिजी, मॉरिशस, ट्रिनिडाद आदि द्वीपों पर भेजे जाने लगे। इस पर देश में राजनीतिक स्तर पर भी कई प्रतिक्रियाएं हुई। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मजदूरों पर होने वाले अत्याचारों का गांधी जी ने विरोध किया। 1914 में तातेराम सनाद के फिजी संस्मरणों को श्री बनारसी दास चतुर्वेदी ने फिजी द्वीप में मेरे 21 वर्ष शीर्षक से लिखा। यह पुस्तक बहुत चर्चित हुई और अंग्रेजी सरकार से यह मांग की जाने लगी कि वह भारतीय किसान मजदूरों को विदेश भेजना बंद करे और भेजे गए मजदूरों को वापस बुलाया जाए। इसी अवसर पर गुप्त जी ने किसान खंड काव्य लिखा। इसका प्रेरणा गुप्त जी को द्विवेदी जी के किसानों की हालत का बयान करने वाले निबंधों से मिली होगी, लेकिन देश की वस्तु स्थिति किसी से भी छिपी नहीं थी। भारतीय जीवन की आधारभूत आर्थिक नींव खेती ही रही है। अंग्रेजी सत्ता के शोषण के चक्र में सबसे अधिक नुकसान सामान्य किसानों का हुआ। अंग्रेज मनसबदार, बड़े बड़े जमींदार, नवाब, रैयतदार, इन सब के शोषण का शिकार वह किसान ही बना जो अपने मेहनत से जमीन जोतकर 2 जून की रोटी का इंतजाम करता था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने संपत्ति शास्त्र नामक एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी। इसी पुस्तक में किसानी जीवन का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा, खेतीहरों का व्यवसाय या पेशा खेती करना है और खेती खेतों में होती है। हिंदी प्रांतों में जितनी जमीन खेती करने लायक है, कुछ को छोड़कर बाकी सभी के मालिक जमींदार, तालुकेदार, नंबरदार और राजा रईस बन बैठे हैं। वे काश्तकारों से खूब लगान लेते हैं, उसे समय समय पर बढ़ाते भी हैं और कारण उपस्थित हो जाने पर उन्हें खेतों से बेदखल भी कर देते हैं। इस संबंध में जो कानून बने हैं वे काश्तकारों के सुविधे के कम और जमींदारों के सुविधे के अधिक हैं। जब पैदावार बहुत कम होती है तो लगान बेबाक नहीं होता, तब कर्ज लेना पड़ता है। कम से कम कर्ज की मात्रा बढ़ती जाती है और एक दिन घर द्वार, बैल बछिया सब नीलाम हो जाता है। खेती ही प्रधान व्यवसाय ठहरा। इसी प्रकार उन्हीं दिनों सरस्वती में किसान जीवन पर अन्य लेखकों के भी सारगर्भित लेख निबंध छपते रहते थे। गुप्त जी की नज़रों से भी किसानी जीवन अछूता नहीं था। वे भी यह जानते थे कि किसानों की ऐसी हालत का कारण अंग्रेजी सरकार की यहाँ से अन्य विदेशों में ले जाने की नीति ही थी। भारत भारती में इसका वर्णन वे यूँ करते हैं, अपूर्व किसी अन्न की होती नहीं उत्पत्ति है, पर क्या इसी से अब हमारी घट रही संपत्ति है। यदि अन्य देशों को यहाँ से अन्न जाना बंद हो तो देश फिर से संपन्न हो, क्रंदन रुके, आनंद हो। अंग्रेजों के साथ साथ गुप्त जी की प्रकृति और मौसम को भी किसानों की ऐसी बदहाली के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। हेमंत में बहुधा घनों से पूर्ण रहता व्योम है, पावस निशाओं में तथा हंसता शरद का सोम है। हो जाए अच्छी भी फसल, लाभ कृषकों को कहाँ खाते सवाई बीज, रीढ़ से है रंगे रखे कहाँ, आता महाजन के यहाँ वह अन्न सारा, अंत में अधपेट खाकर फिर उन्हें कापना हेमंत में। लेकिन भारतीय किसान विपरीत परिस्थितियों में भी कभी हार नहीं मानता और पूरी कर्मठता से श्रम में लीन रहता है। इसका चित्रण करना भी गुप्त जी नहीं भूलते हैं। बरसा रहा है रवि अनल भूतल, तवासा जल रहा है, चल रहा सनसन पवन, तन से पसीना बह रहा, देखो कृषक शोषित सुखाकर हाल तथापि चला रहे हैं। किस लोभ से इस अर्च में वे निज शरीर जला रहे हैं। मध्यातन है उनकी स्त्रियां, ले रोटियां पहुंची वहाँ है रोटियां रूखी, खबर है साख की उनको नहीं, संतोष से खाकर उन्हें वे काम पे फिर लग गए। भरपेट भोजन पा गए तो भाग्य मानो जग गए।
भारत भारती के अलावा किसानों के जीवन पर केंद्रित किसान खंड काव्य गुप्त जी की ऐसी रचना है जो इतिहास पुराण का सहारा नहीं लेती, बल्कि सीधे सीधे किसानों के सामाजिक यथार्थ को हूबहू हमारे सामने प्रस्तुत करती है। इसमें विस्तार से गुप्त जी ने किसान जीवन की दुर्दशा को संवेदनात्मक रूप से अभिव्यक्त किया है। इस खंडकाव्य को कवि ने 8 सर्गों में बांटा है, जिसमें आत्मचरित्रात्मक रूप में किसान जीवन की कथा प्रार्थना से शुरू होकर बाल्य और विवाह, ग्राहर्थ, सर्वस्वांत, देश त्याग, फिजी, प्रत्यावर्तन और अंत शीर्षकों में पूरी होती है। प्रार्थना सर्ग में प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में भारतीय किसान की दुर्दशा का चित्रण है। कृषि ही थी तो विभो, बैल ही हमको करके दिन भर काम, शाम को चारा चरते, कुत्ते भी है किसी भांति दगदोधर भरते, करके अन्नोत्पन्न हम ही हैं भूखों मरते। प्रभुअर हम क्या कहें कि कैसे दिन भरते हैं, अपराधी की भांति सदा सबसे डरते हैं। याद यहाँ पर हमें नहीं, यम भी करते हैं, फिजी आदि में अंत समय जाकर मरते हैं। 1850 के लगभग फिजी, ट्रिनिडाड और मॉरिशस आदि द्वीपों में खेतों में काम करने के लिए अंग्रेज भारतीय मजदूर किसानों को ले जाने लगे थे। कुछ रास्ते में ही मर जाते, वहाँ पर भी उन्हें दयनीय जीवन बिताना पड़ता था, वापस आना संभव नहीं था। इन्हीं मजदूर किसानों की मेहनत के बल पर वे द्वीप आज फल फूल रहे हैं और इन्हीं की संतानें आज वहाँ रह भी रही हैं। इसी प्रकार बाल्य और विवाह ने किसान के कैशौर्य जीवन का चित्रण किया है। सर्वस्वांत में किसान के हृदय की चित्कार सुनाई पड़ती है। फिजी में किसानों द्वारा देश छोड़ अनजाने द्वीपों पर पापी पेट की खातिर जाने की व्यथा का मार्मिक वर्णन है। कुल मिलाकर किसान कृति भारतीय किसान के वास्तविक जीवन की पीड़ा को एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनाकर सामने रखती है। संक्षेप में कहना चाहे तो कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन में नवजागरण के जो भी प्रश्न उठते रहे, देशभक्ति का प्रश्न, सभी भाषा भाषी संप्रदाय जाति संस्कृतियों में एकता का प्रश्न, स्त्री शिक्षा, पुरुषों के साथ स्त्री समानता का प्रश्न आदि सभी प्रश्नों को गुप्त जी ने अपनी रचना का विषय बनाना और काफ़ी उग्र आक्रामक ढंग से सामाजिक बुराइयों को उजागर करते हुए उनमें सुधार की इच्छा व्यक्त की। सरल, सहज, गद्यमयी, एक अर्थीय भाषा में लिखने के कारण उनकी रचनाएं लोकप्रिय भी खूब हुई। राष्ट्रीय महत्व के प्रश्नों को अपनी रचना में उठाने के कारण गांधी जी ने उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी। नारी भावना के बारे में देखते हैं। राष्ट्रीय नवजागरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों में एक प्रश्न समाज में नारी की स्थिति पर पुनर्विचार का सामने आया था। समाज सुधार के लिए 19वीं सदी में जो आंदोलन चलाए गए उनमें ब्रह्म समाज, आर्य समाज प्रमुख थे। इन आंदोलनों और राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, दयानंद आदि समाज सुधारकों ने स्त्री की सामाजिक स्थिति का डटकर विरोध किया। साहित्य इतिहास में मध्यकाल के बाद रीतिकाल में तो नारी की स्थिति भोग्या मात्र ही बनकर रह गई थी, जिसका तीव्र विरोध राष्ट्रीय नवजागरण के दौरान दिखाई पड़ता है। व्यक्ति स्वतंत्रता की भावना ने नारी स्वतंत्रता की भावना को भी बल दिया। राष्ट्रीय आंदोलन में नारी भी पुरुष के समकक्ष बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकती है। इस भावना को बल मिला। नारी के बारे में बदले हुए इस विचार का मैथिली शरण गुप्त पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। साकेत, यशोधरा, जयिनी, हिडिंबा जैसे उनके काव्य ग्रंथ उनके नारी भावना को विस्तार से व्याख्यायित करते हैं। मैथिली शरण गुप्त नारी जीवन के प्रति अपार सहानुभूति रखने वाले कवि हैं, लेकिन उनके सभी नारी पात्र समाज के एक विशेष वर्ग से आए हैं, सवर्ण से। उनकी लगभग नारी पात्र ऐसे हैं जिनके पति किसी कार्य के उद्देश्य से उन्हें छोड़कर चले गए, इसलिए वे सभी उपेक्षिता हैं। नारी चित्रण के माध्यम से उनके दुख, दर्द और पीड़ा की अभिव्यक्ति के माध्यम से गुप्त जी समाज में नारी की स्थिति बदलना चाहते हैं। गुप्त जी के स्मरणीय नारी पात्र साकेत, यशोधरा आदि प्रबंध काव्यों में साकेत की रचना की प्रेरणा गुप्त जी को कबींद्र, रविंद्र के निबंध काव्येर उपेक्षिता तथा आचार्य द्विवेदी जी के लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से मिली थी। प्रारंभ में साकेत का नामकरण उर्मिला उत्ताप था, बाद में बदलकर इसका नाम गुप्त जी ने साकेत किया। साकेत पूरा करने में कवि को 16 वर्ष लगे। रामकथा पर आधारित साकेत को गुप्त जी ने यथासंभव राष्ट्रीय आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। साकेत का केंद्र बिंदु उर्मिला है, जो मूल राम कथाओं में एक उपेक्षित पात्र की तरह ही चित्रित हुई। गुप्त जी को उर्मिला की व्यथा, विरह, वेदना, त्याग और व्यक्तित्व की दृढ़ता से प्रभावित किया है। उर्मिला के इन अछूते व्यक्तित्व के पक्षों को उन्होंने आधुनिक संदर्भों में उद्घाटित किया है। गांधी युग में जब गुप्त जी रचनारत थे, तब समाज में व्यक्ति का महत्व उतना स्थापित नहीं हो पाया था और परिवार समाज की एक प्रमुख इकाई थी। इसलिए भी नारी के व्यक्तित्व के जिन पक्षों पर उनका अधिक ध्यान गया, वे उसका मातृत्व, पत्नीत्व और इसी संदर्भ में उसका स्वतंत्र सत्ता और महत्ता। साकेत में उर्मिला के चरित्र
चरित्र को गुप्त जी ने स्वाभिमानी, जागृता, शक्ति रूपा वीरांगना के रूप में चित्रित करने का प्रयत्न किया, जो सैनिकों में मातृभूमि के प्रति मर मिटने का हौसला पैदा करने की प्रेरणा शक्ति देती है। सीताहरण और शक्ति के प्रहार के लक्ष्मण की मूर्छा के प्रसंग को जब हनुमान सुनाते हैं, तब साकेत के सभी निवासी रावण से युद्ध करने के लिए निकल पड़ते हैं और सीता को कारागार से मुक्त करके शत्रुघ्न प्रजा को रावण की लंका लूटने का आदेश देते हैं। तब उर्मिला माथे पर सिंदूर लगा, हाथ में माला लेकर दुर्गा का वेश धारण करते गरजती हुई उनके सामने आ खड़ी होती है और तेजस्वी वाणी में घोषणा करती है, नहीं नहीं पापी का सोना यहाँ न लाना, भले सिंधु में वहीं डुबोना, जाते हो तो मान हेतु तुम सब जाओ, बिंद हिमालय भाल भला झुक जाए धीरो, चंद्र सूर्य कुल कीर्ति कला रुक जाए नबीरो। इसी प्रकार सीता के इन उद्गारों में नारी की स्वतंत्र सत्ता और महत्ता प्रकट होती है। औरों के यहाँ नहीं पलती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी आप चलती हूँ, श्रमवारी बिंदु फल स्वास्थ्य शक्ति फलती हूँ, अपने अंचल से व्यंजना आप छलती हूँ, तनु लता सफलता स्वाद आज ही आया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। उर्मिला के अतिरिक्त साकेत में सुमित्रा, मंथरा, कैकेयी, सीता, कौशल्या आदि जितने भी नारी चरित्र हैं, उनके व्यक्तित्व में गुप्त जी ने युगानुकूल नई उद्भावनाएं की हैं। मसलन रामचरितमानस की कैकेयी के लिए तुलसी ने गई गिरा मति फेरी वाक्य का प्रयोग किया, जबकि गुप्त जी ने कैकेयी के विरोध को मनोवैज्ञानिक कारणों के परिप्रेक्ष्य में ढाला है। कैकेयी के साथ उसके पुत्र पर भी संदेह किया, इसलिए वह प्रतिशोध करती है। मानस की मंथरा का कहना था, को नृप होहु हमही कहानी, चेरी छांड अब होप की रानी। जबकि साकेत की मंत्रा गाती है, दंड दे कुछ भी आप समर्थ, कहा क्या मैंने अपने अर्थ, समझ में आया है जो कुछ मर्म, उसे कहना था मेरा धर्म। गुप्त जी ने कैकेयी द्वारा पश्चाताप के बोल को भी बुलवाकर मानो उसके पापों को धो डाला है। थूक मुझ पर त्रैलोक के भले ही थूके, जो कोई कह सके कहे क्यों चूके, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। साकेत में यदि केंद्रीय चरित्र उर्मिला और उसकी विरह वेदना का चित्रण हुआ है, तो यशोधरा में गुप्त जी ने गौतम बुद्ध, राहुल और यशोधरा की कथा को आधार बनाकर यशोधरा को जीवंत किया है। यशोधरा पर तत्कालीन नारी जागरण का प्रभाव और भी ज़्यादा और मुखर रूप से दिखाई पड़ता है। राष्ट्रीय आंदोलन में हजारों स्त्री पुरुष घर बार का मोह छोड़कर कूद पड़े थे, व्यक्तिगत सुख दुख को उन्होंने भुला दिया था। इसी प्रकार सत्य की खोज में गौतम बुद्ध ने पति पत्नी को रात में सोते छोड़कर अचानक एक दिन घर से निकल गए थे। ऐसी स्थिति में गुप्त जी की यशोधरा पर इसका जो असर हुआ उसे वह इस प्रकार व्यक्त करती हैं, सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यह बड़ी व्याघात, सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। यह बात वह नारी ही कर सकती है जो जागरूक हो, जिसे अपने स्वतंत्र अस्तित्व का एहसास हो और जो सिद्धि के महत्व को समझती हो, अर्थात समाज से जिनका सीधा संबंध है, जो सोचती समझती और जीवन में पुरुष के समकक्ष कंधे से कंधा मिलाकर सारे बोझ उठाने के लिए तैयार हो। इसके आगे भी जब गौतम के जाने के संदर्भ में बातचीत होती है, तो यशोधरा अपने परिपक्व व्यक्तित्व का परिचय देती है। तात सोचो क्या वे इसी अर्थ हैं, खोज हम लाएं उन्हें क्या वे असमर्थ हैं। यशोधरा के बिरहणी व्यक्तित्व में उसका मातृत्व भी जुड़ा है, इसलिए गुप्त जी के ने उसके मातृत्व रूप को पुत्र वधू के रूप में उसके बिरहणी व्यक्तित्व के साथ साथ विकसित किया है। यशोधरा, उर्मिला, सीता आदि जितने भी गुप्त जी के नारी पात्र हैं, वे बिरही होकर भी मध्यकालीन बिरहरिणों की तरह दुनिया भूलकर जार जार आंसू नहीं बहाते, बल्कि विरह का दुख उन्हें द्रवित करते जगत के दुखों के प्रति संवेदनशील बनाता है और वे कर्मठ बनकर जनता के साथ तादात्म्य स्थापित करने की कोशिश करते हैं। साकेत में सीता का चरित्र भी इसी प्रकार विकसित हुआ है। हालांकि गुप्त जी की सीता तुलसीदास की सीता से प्रेरित और प्रभावित है, किंतु गांधी युग में रचित होने के कारण वे स्वदेशी आंदोलन के वातावरण में रंगी है। इसलिए तुलसी की सीता जहाँ सामंती माहौल की ऐसी नारी के घेरे में मानवी का अनुभव करती है, अभिनय करती है, वहाँ गुप्त जी की सीता स्वतंत्रता आंदोलन में नारी की आदर्श मूर्ति बनने लगती है। स्वतंत्रता आंदोलन में नारी की आदर्श मूर्ति वह है जहाँ वह पत्नी, प्रेमिका, माँ, बहन के रूपों के साथ साथ श्रमशील, आर्थिक रूप से स्वतंत्र व्यक्तित्व की स्वामिनी है। इसलिए गुप्त जी की सीता का कहना है, औरों के हाथे यहाँ नहीं पलती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी आप चलती हूँ, श्रमवारी बिंदु फल स्वास्थ्य सूची फलती हूँ, अपने अंचल से व्यंजन आप झलती हूँ, तनुजात सफलता स्वादु आज ही आया, मेरी कुटिया में राज भवन मन भाया।
निश्चित रूप से गुप्त जी की नारी चेतना पारंपरिक नहीं है। नारी को वे शिक्षिता, आत्मसम्मानी, स्वाभिमानी देखना चाहते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी सक्रिय भूमिका के पक्षधर हैं, किंतु यह सब परिवर्तन गृहिणी के रूप में उनकी पारिवारिक भूमिका को हटाकर वह नहीं चाहते। यहाँ पर भी गुप्त जी की अतीत मूलक सुधारवादी दृष्टि सक्रिय दिखाई पड़ती है। हिंदी काव्य जगत में गुप्त जी का योगदान। मैथिली शरण गुप्त ने अपनी कविताओं के माध्यम से भारतीय नवजागरण और राष्ट्रीयता की भावना के प्रचार प्रसार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारतेंदु बाबू ने हिंदी कविता को भारतीय जनजीवन के साथ जोड़ने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन गुप्त की भारत भारती हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला को भी अपनी लोकप्रियता में पीछे छोड़ गई। इसका प्रमुख कारण है कि गुप्त जी ने भारतीय जनता को उनकी समग्रता में समझना पहचानना था। उसका अत्यंत प्रभावकारी ढंग से नेतृत्व किया था। यह नेतृत्व क्षमता छायावादी कवियों के लिए तो दूर की बात है ही, दिनकर को छोड़कर राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा और प्रगतिशील कवियों में भी नहीं मिलती। नई कविता और उसके बाद आने वाली हिंदी कविता के लिए इस प्रकार की क्षमता का सर्वथा अभाव मिलता है। इस दृष्टि से मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक काल का तुलसीदास कहा जाता है। मध्यकाल के कवि तुलसीदास का लोकनायकत्व आधुनिक काल के मैथिली शरण गुप्त में ही उपलब्ध होता है। जनभाषा को साहित्य की भाषा बनाने का जो अभिनय भारतेंदु ने छेड़ा था, उसे पूर्णता प्रदान करने में पूर्ण सफलता गुप्त जी को ही मिली है। अतीत की विरासत को लेकर नवीन के निर्माण में जिस निपुणता के साथ गुप्त अग्रसर हुए हैं, इसे हिंदी साहित्य क्षेत्र में विरल ही माना जाएगा। गर्हित सामंतवादी प्रवृत्तियों के साथ ही साम्राज्यवाद की जन विरोधी प्रकृति के समुचित उद्घाटन का सूत्रपात भी गुप्त जी के ही द्वारा हुआ। इन सभी दृष्टियों से गुप्त का एक ऐतिहासिक महत्व है। अब देखते हैं सारांश। राष्ट्रीय नवजागरण को व्यापक रूप से साहित्य की अंतर्वस्तु बनाकर द्विवेदी युग में मैथिली शरण गुप्त ने देश की जनता के साथ साहित्य का व्यापक संबंध स्थापित किया। सबसे पहले उन्होंने भारत भारती के माध्यम से इस देश की पहचान का मूल सूत्र सामने रखा और सह अस्तित्व साझी विरासत के वचन को दोहराया। इसके साथ ही अपने वैष्णवी संस्कारों, वर्णाश्रम धर्म की मान्यताओं के बावजूद अपने स्वधर्म की स्वस्थ मान्यताओं को ही उन्होंने अपनी वैचारिक भूमि का आधार बनाकर साहित्य कर्म किया। हिंदू धर्म के साथ साथ मुस्लिम, सिख, ईसाई अन्य सभी धर्मावलंबियों, धर्मगुरुओं के प्रति एक समान आदर और सम्मान का भाव व्यक्त किया, उन पर रचनाएं की। दूसरी बड़ी उपलब्धि मैथिली शरण गुप्त के काव्य की है कि उनकी स्त्रियों के प्रति भावना। उन्होंने इतिहास में जो उपेक्षित स्त्री पात्रों को लेकर उनके प्रति संवेदना प्रकट की और उन्हें साहित्य में पुनर्जीवित किया। उर्मिला, यशोधरा, जैनी, हिडिंबा आदि के जीवन चित्रण के माध्यम से उन्होंने नारी विषयक दृष्टिकोण को बदलने पर बल दिया। राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी सक्रिय भूमिका पर बल दिया। इसके अलावा भारत की मूल रीढ़ से इस देश का किसान और उनका जीवन है। किसान जीवन की महागाथा निश्चय ही प्रेमचंद के गोदान में 1936 में अभिव्यक्त पाती है, किंतु उससे 20 वर्ष पूर्व ही गुप्त जी ने यथार्थ शैली में किसान खंड काव्य लिखकर अपनी सोच समझ और जन प्रतिबद्धता जाहिर कर दी थी। गुप्त जी की काव्य यात्रा की खूबी यह रही कि वे समय के साथ राष्ट्रीय आंदोलन की तत्कालीन जरूरतों के मुताबिक स्वयं को और अपनी सर्जना को ढालते रहें। यह उनकी मूल बात रही। तो यहाँ पे इग्नू MA हिंदी पाठ्यक्रम MSD 2 इकाई 2 के तहत आज का पाठ्यक्रम समाप्त हुआ। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। अपने सभी सुझाव और शिकायत ज़रूर भेजें। चैनल को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपके पास हर एक वीडियो की जानकारी पहुंचता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।